नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ हर्जे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया पेपर 2 के क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में एनबीएफसी के रूप में काम करने के लिए किसी को किससे लाइसेंस लेना होगा? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिक्की? तो देखिए, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, और इन्हें भारत में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1946, 47, 48 या 49 में। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास बैंक है समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं। वित्तीय अनुभाग जो उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है, ये सही हो सकता है। भूमि विकास बैंक, ये विकास बैंकों में नहीं आएंगे, सहकारी बैंकों में आएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वित्तीय अनुभाग जो उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं उन्हें विकास बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम? तो देखिए, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक है? आईएसीआई, एसएफसी, नाबार्ड या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आईएफसीआई जो है ये भारत का पहला विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? एचडीएफसी, एनएचबी, एक्सिस बैंक या डीसीबी? तो देखिए, यहाँ पे एनएचबी जो है ये आपका विकास बैंक के कैटेगरी में आता है। नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं इसे विकास बैंक के कैटेगरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकास वित्तीय संस्थान एक बैंक के साथ एकीकृत हुआ है? आईएसीआई लिमिटेड, आईसीआईसीआई लिमिटेड, एनएचबी या आईआईएफसीएल? तो देखिए, आईसीआईसीआई को जो है आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज कर दिया गया है और इस तरीके से अब ये एक बैंक के साथ एकीकृत हो गया है और अब कमर्शियल बैंक के रूप में भी काम करता है। अगला प्रश्न है, जो विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए बनाई गई वित्तीय विकास संस्था है उसे कहते हैं? सिडबी, आईडीबीआई, नाबार्ड या आईएसीआई लिमिटेड? तो छोटे उद्योगों और मध्यम उद्योगों के लिए विकास बैंकिंग का काम सिडबी करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वित्तीय संस्थान वाणिज्यिक बैंकों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देने में मदद कर रहा है? आईएफसीआई लिमिटेड, आईडीबीआई, आईआईएफसीएल या आईआईबीआई? तो देखिए, आईआईएफसी यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो है बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ऋण देने में वाणिज्यिक बैंकों को मदद करती है। अगला प्रश्न है, उस अनुभाग का नाम बताएं जो बैंकों को आरबीआई के साथ सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो बनाए रखने का आदेश देता है। यहाँ अनुभाग सेक्शन को लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है उसके हिसाब से इसकी हिंदी धारा होगी, सेक्शन की हिंदी धारा होगी। तो उस धारा का बताना है जो आरबीआई के साथ सीआरआर बनाए रखने का आदेश देता है। तो आरबीआई अधिनियम की धारा 42 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बैंकों को सीआरआर आरबीआई के साथ बना के रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति एसएलआर का हिस्सा नहीं है? नकद, सरकारी प्रतिभूतियां, सोना या बॉन्ड? तो यहाँ देखिए, एसएलआर के रूप में तरल संपत्ति रखने के लिए नकद का यूज किया जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों का यूज किया जा सकता है, सोना का भी यूज किया जा सकता है यानी कि गोल्ड, लेकिन बॉन्ड जो है इनका यूज नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? सेबी,
IRDAI, नाबार्ड या PFRDA। तो बीमा क्षेत्र का नियामक जो है IRDAI है या IRDA भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूचीबद्ध पहले एक्सचेंज का नाम बताइए। MCX, NSE, BSE या भारत का OTC एक्सचेंज। तो देखिए MCX जो है ये भारत का पहला सूचीबद्ध एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MCX किसकी ट्रेडिंग करता है? शेयरों की, सोना की, कमोडिटी वायदा की या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए MCX पे कमोडिटी का वायदा कारोबार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फ्यूचर्स में, कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग MCX में की जाती है। अगला प्रश्न है, RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति किसने की है या कौन करता है? केंद्र सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, वित्त मंत्री या राज्य सरकार? तो RBI के गवर्नर को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न है, RBI का मूल मुख्यालय किस स्थान पर स्थित था? नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास होगा ये, या बम्बई? तो RBI का मूल मुख्यालय जो है ये कलकत्ता में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मूल मुख्यालय का मतलब है RBI की जब स्थापना हुई थी उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो वो कलकत्ता में था। वर्तमान में RBI का मुख्यालय जो है बम्बई यानी मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। मूल मुख्यालय पूछा है, वर्तमान मुख्यालय यदि पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बम्बई। अगला प्रश्न है, सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 और सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार सिक्के किसके द्वारा ढाले जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, पुनर्योजी बैंकों द्वारा, ऊपर के दोनों या भारत सरकार? सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 और 2011 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1948, 1935 या 1925? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? चैम्बरलेन आयोग, इनमें से कोई भी नहीं, हिल्टन यंग आयोग या किंग्स कमीशन? तो RBI के स्थापना की अनुशंसा जो है, सिफारिश जो है वो हिल्टन यंग आयोग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में पैसा डालने के लिए RBI क्या करता है? खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद, CRR और SLR में कमी, रेपो रेट में कमी या ऊपर के सभी? तो अर्थव्यवस्था में पैसा डालना मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए RBI खुले बाजार की क्रियाएं भी करता है, प्रतिभूतियों की खरीद करता है जिससे पैसे मार्केट में जाते हैं, CRR SLR में कमी भी करता है। CRR SLR कम करने के बाद बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचता है कि वो ज़्यादा लोन दे पाएँ। रेपो रेट में भी कमी करने से मनी सप्लाई बढ़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग मौद्रिक नीति में नहीं किया जाता है? बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, विनियोगी शेयर या रेपो रेट? विनियोगी शेयर को ब्लू चिप शेयर्स कहते हैं। तो ये विनियोगी शेयर या ब्लू चिप्स शेयर, ये जो है शेयर मार्केट का वर्ड है। जो शेयर्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको ब्लू चिप शेयर्स कहा जाता है। इसका मौद्रिक नीति से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार? तो बैंक दर को निर्धारित RBI करता है, रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा CD देशमुख। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय मूल के पहले गवर्नर RBI के CD देशमुख थे। अगला प्रश्न देखिए आ ही गया, RBI का प्रधान कार्यालय स्थित है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंबई। RBI का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। मूल कार्यालय कहाँ था पूछा था पिछले क्वेश्चन में,
वो कलकत्ता में था। आरबीआई की स्थापना के समय पहले उसका मुख्यालय कलकत्ता में था, बाद में प्रधान कार्यालय को जो है मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, आरबीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955, 1934, 1969 या 1921 में? तो देखिए, आरबीआई अधिनियम 1934 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 1934 में अधिनियम पास किया गया और इस अधिनियम के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करता है? तो बड़ा ही इजी प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि आरबीआई के पास भारत में करेंसी नोट जारी करने का विशेष अधिकार है? 17, 19, 21 या 22? आरबीआई एक्ट की धारा 22 में यह बात कही गई है, भारत में नोट जारी करने का विशेषाधिकार आरबीआई के पास रहेगा। अगला प्रश्न है, क्रेडिट प्राधिकरण योजना, क्रेडिट अथॉराइजेशन स्कीम आरबीआई द्वारा शुरू की गई थी 1935 में, 1949 में, 1965 में या 1969 में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रेडिट अथॉराइजेशन स्कीम 1965 में आरबीआई द्वारा चालू की गई। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस तारीख से काम करना चालू किया था? 1 जनवरी 1935, 31 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935 या 1 जनवरी 1934? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम चालू किया। अगला प्रश्न है, रुपए का चिन्ह किसने दिया? रुपए का चिन्ह यानी ये जोड़ा लिख के बीच में क्रॉस कर दिया जाता है, ये चिन्ह किसने दिया है? राजीव शुक्ला, उदय कुमार, वेंकट सुब्रमण्यम या सी मुखर्जी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उदय कुमार। अगला प्रश्न है, आरबीआई के संगठन ढांचे में कितने स्थानीय बोर्ड हैं? तो आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा पहली बार छूट का बिल किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये बिल 1952 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग पहली बार आरबीआई ने 1952 में जारी किया था। अगला प्रश्न है, सीआरआर क्या है? नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की मुद्रा छापने वाली 4 प्रिंटिंग प्रेस स्थित हैं, मैसूर में, सालबोनी में, देवास में और नासिक में। अब इनमें से सही ऑप्शन चुनना है कि पहले, तीसरे और चौथे नंबर पे दिए गए नाम सही हैं, 2 और 4 नंबर पे दिए गए नाम सही हैं, सब के सब सही हैं, या 1 और 2 नंबर पे दिए गए नाम सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये चारों ही जगह पे भारत के नोट मुद्रण की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से चालू होता है? अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आरबीआई का? ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली किस वर्ष में अपनाई? 1935, 1921, 1934 या 1956? तो देखिए, आरबीआई ने नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में अपनाया था। इसके पहले वास्तव में जितने रुपए के नोट छापे जाते थे उतने रुपए का सोना आरबीआई अपने पास रखता था, लेकिन अब जो है 1956 के बाद से आरबीआई एक निर्धारित अमाउंट में सोना अपने पास रखता है रिजर्व के रूप में, मिनिमम रिजर्व के रूप में, और उसके आधार पे वो कितने भी चाहे नोट छाप सकता है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, बहुत दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए, अल्पकालीन उद्देश्य के लिए, मध्यम अवधि के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जिसमें आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना, ऋण का नियंत्रण करना, या बैंकों का बैंक?
तो यहाँ देखिए, विदेशी मुद्रा का संरक्षक के रूप में, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी के रूप में आरबीआई काम करता है। ऋण का नियंत्रक होता है, क्रेडिट कंट्रोलर होता है। बैंकों का बैंक तो आरबीआई है ही है, लेकिन कृषि विकास के लिए सीधे धन किसानों को आरबीआई नहीं देता है। इसके लिए वो नाबार्ड की मदद लेता है, और नाबार्ड के अंडर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनके माध्यम से किसानों को लोन मिलता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के निदेशक के केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोट जारी करने का सिद्धांत क्या है? यूनिफॉर्मिटी, सिक्योरिटी, इलास्टिसिटी या ऑल ऑफ द एबव? नोट जारी करने के ये तीनों ही सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? के नरसिम्हम, वी के मल्होत्रा, ए के वाडिया, ए बी ए स्मिथ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए बी ए स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़ या 20 करोड़? तो आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो उसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए रखी गई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ इंग्लिश में देखिए, हु साइन द ₹1 नोट? यानी 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्री के सिग्नेचर होते हैं, और इसे भारत सरकार जारी करती है। केवल और केवल 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, और वित्त मंत्री का इसके ऊपर सिग्नेचर होता है। बाकी जितने भी नोट होते हैं 2 रुपए से लगाए 2000 रुपए तक के नोट, उसे जो है आरबीआई जारी करती है, और आरबीआई के गवर्नर का उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने पहली बार जनवरी 1938 में मुद्रा जारी की थी, जब उसने जॉर्ज 6 की तस्वीर के साथ कितने रुपए की मुद्रा जारी की थी? 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए या 20 रुपए? तो जॉर्ज 6 की तस्वीर के साथ आरबीआई ने पहली बार जो मुद्रा जारी की थी वो 10 रुपए के मूल्य में जारी की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देश में ऋण का विनियमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करना, विदेशी मुद्रा का भंडार रखना? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी ये आरबीआई का कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1914, 1935, 1949 या 1929? तो यहाँ पे 1949 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई कितने रुपए के करेंसी नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट छापता है? 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया या 2 रुपया? तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट आरबीआई छापता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति अवधि क्या है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 4 वर्ष? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति अधिकतम 5 साल तक के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों के लिए ऋण जारी करने हेतु आरबीआई के बैंक दर की अवधि क्या है? 5 साल, 3 वर्ष, 10 वर्ष या 20 साल? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आरबीआई जो बैंक दर निर्धारित करता है, बैंक दर वो दर है जिसपे लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई देता है अन्य बैंकों को। तो ये 5 साल के लिए ये दर लागू होती है, 5 साल के लोन इसमें दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई मूल रूप से स्थापित किया गया था व्यापारी बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक या विकास बैंक? तो आरबीआई को जब पहली बार स्थापित किया गया था उस समय ये एक निजी बैंक के रूप में था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके सारे शेयर्स जो है गवर्नमेंट ने खरीद लिए और ये एक सार्वजनिक बैंक बन गया। अगला प्रश्न है, आरबीआई के विभिन्न विभागों के गठन के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? सैन्य संगठन,
प्रभागीय संरचना, कार्यात्मक चेयरमैनशिप या कार्यात्मक विशेषज्ञता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कार्यात्मक चेयरमैनशिप या फिर फंक्शनल फोरमैनशिप। इस सिद्धांत के आधार पर आरबीआई में विभिन्न विभागों का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार है? ऋण विभाग, मुद्रा विभाग, कृषि विभाग या सलाहकार समिति? तो मुद्रा विभाग जो है ये करेंसी जारी करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, द इशू डिपार्टमेंट भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1949 में। अगला प्रश्न है, सीएसआर का मतलब क्या है? ग्राहक संतुष्टि जिम्मेदारी यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिफॉर्म या नन ऑफ द एबव? तो सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 100% सीएसआर कंपनी माना जाता है? एसडीबी, नाबार्ड, आरआरबीज या नन ऑफ द एबव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाबार्ड जो है इसे जो है 100% सीएसआर कंपनी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, संसद या प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया पूछा है। तो सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी यानी मौद्रिक नीति का सारा नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक ब्याज दर और नाम मात्र दर के बीच का अंतर है? वास्तविक ब्याज दरें मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती हैं। नाम मात्र दरें वे हैं जो केवल उधारकर्ताओं पर लागू होती हैं और उधारदाताओं पर लागू नहीं होती हैं। अभी इन दो सेंटेंस में से आपको चुनना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वास्तविक ब्याज दरें मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती हैं, ये बात सही है, लेकिन नाम मात्र दरों के बारे में जो बात कही गई है ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक सहजता किसका सामान्य नाम है? क्वांटिटेटिव एजिंग इज द कॉमन नेम फॉर? केंद्रीय बैंक द्वारा संपत्ति की बिक्री, केंद्रीय बैंक द्वारा संपत्ति की खरीद, वाणिज्यिक बैंक ऋण के लिए ब्याज दर कम करना, या जब कोई केंद्रीय बैंक दरें कम करता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, एसेट परचेजिंग बाय अ सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक कोई संपत्ति खरीदता है तो इसे क्वांटिटेटिव एजिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के संकेतक कौन से हैं? मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद, एमएसएफ रेट या ऊपर के सभी? तो देखिए मौद्रिक नीति के संकेतक ये तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम पैसे होंगे, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, या वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि जब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि कर दी जाती है तो बैंकों को अपने पास जो भी प्राथमिक जमा आता है उसका एक ज़्यादा हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, इसलिए उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये 2021 का पूछा है, लेकिन आप 24 का देखेंगे क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएगा वो लेटेस्ट आएगा। तो वर्तमान में गवर्नर हैं शशिकांत दास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हालांकि 2021 में भी यही थे। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संसद धन आपूर्ति को नियंत्रित करती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें देश का केंद्रीय बैंक
धन की आपूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विकास बैंक प्रदान करते हैं दीर्घकालीन वित्त, मध्यमकालीन वित्त, अल्पकालीन वित्त या उपरोक्त सभी। तो विकास बैंक दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं विकासात्मक कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1945, 1 नवंबर 1976 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, औद्योगिक विकास बैंक की कुल अधिकृत पूंजी है 2000 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक विकास बैंक की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एग्जिम बैंक यानी आयात निर्यात हेतु वित्त, सही बात है। आरबीआई बैंकों का बैंक, ये भी सही है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, ये भी बात सही है। एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? आईडीबीआई, आईएफसीआई, सिडबी या आईसीआईसीआई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आईएफसीआई की स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न, नाबार्ड क्या है? गरीबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं को प्रोवाइड कराने का काम करता है। अगला प्रश्न है, एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1982 को, 1 जनवरी 1982 को, 1 अप्रैल 1985 को या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जिम बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम क्या है? भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राज्य सहकारी बैंक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भूमि विकास बैंक जो है ये सहकारी बैंक का ही एक स्वरूप है जो कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। साहूकार का मुख्य कार्य है अल्पावधि ऋण देना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, जमा स्वीकार करना, विनिमय पत्र लिखना या इनमें से कोई नहीं। तो साहूकार जो है ये छोटी अवधि के ऋण प्रदान करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देसी बैंकरों का कार्य है निक्षेपों को स्वीकार करना, ऋण देना, हुंडियों में व्यवसाय करना या उपरोक्त सभी कार्य। तो देखिए देसी बैंकर्स जो है ये सभी कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साहूकार सामान्यतः अपनी निधियों से ऋण देते हैं, ये बात सही है। बिना लिखी पढ़ी के रुपया उधार दिया जाता है तो उसे हाथ उधार कहा जाता है, ये भी बात सही है। बैंकिंग आयोग 1972 का मत था कि देसी बैंकों को व्यापारिक बैंकों से बट्टा सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ये भी बात सही है। बैंकिंग आयोग ने ऐसा कहा था। देसी बैंकरों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण लगा दिया गया है, तो ये बात एकदम गलत है। देसी बैंकरों पे अभी आरबीआई का कोई भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्था को संस्थागत साख के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा? सहकारी समिति, वाणिज्यिक बैंक, देसी बैंकर या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो देखिए संस्थागत साख का मतलब होता है कि ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के नज़र में है, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, संस्थागत साख। लेकिन देसी बैंकर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य है प्राथमिक साख समितियों को ऋण देना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, भूमि विकास बैंकों को ऋण देना, उपर्युक्त सभी एजेंसियों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना। तो देखिए नाबार्ड जो है ये पुनर्वित्त की सहायता उपलब्ध कराता है, रिफाइनेंस का सर्विस प्रोवाइड करता है कृषि क्षेत्र के लिए। अब वो कृषि क्षेत्र को लोन देने का काम प्राथमिक साख समिति करे, भूमि विकास बैंक करे या वाणिज्यिक बैंक करे, ये सभी को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध प्रत्याय दर का आशय है
कुल ब्याज दर से ब्याज राशि में से सेवा लागतें घटाने के बाद संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध प्रत्याय दर यानी होता है नेट रिटर्न रेट। तो नेट रिटर्न निकालने के लिए जो भी ब्याज आपको मिल रहा है उसमें से आपके जो खर्चे हैं उसे घटा दिया जाता है, तो आपको नेट रिटर्न पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऋण क्षमता दर संस्था के ऋणों के भुगतान की क्षमता को प्रदर्शित करती है, सही बात है। जमानत के रूप में दी गई संपत्ति को प्राथमिक जमानत कहते हैं, यह भी बात सही है। संस्थागत साख के आवंटन को राजनीतिक घटक प्रभावित नहीं करते हैं। अगला देखते हैं। पहले, कुल संपत्ति और कुल बाह्य दायित्वों के बीच संबंध को शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं, यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्थागत साख के आवंटन पर राजनीतिक घटक का प्रभाव होता है। राजनेता जो है अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करवाने का प्रयास करते हैं और संस्थाओं पे दबाव डालते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लोन प्रोवाइड किया जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्याज दरों की श्रृंखला को कहते हैं ब्याज दर, अवधि ब्याज दर, ब्याज संरचना या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ब्याज दरों की जो श्रृंखला होती है यानी कि कई ब्याज दरों का जो समूह होता है उसे ब्याज संरचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मार्शल द्वारा, किन्स द्वारा, विक्सल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन ब्याज दर प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दर द्वारा निर्धारित होती है, सहसंबंधित है प्रत्याशा सिद्धांत से, तरलता पसंदगी सिद्धांत से, विभक्त बाजार से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ब्याज दरों का प्रत्याशा सिद्धांत ये बात कहता है कि दीर्घकालीन ब्याज दर जो हैं ये प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दर के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभूतियों के प्रतिफल और परिपक्वताओं के बीच में संबंध की व्याख्या करता है प्रतिफल वक्र, तरलता वक्र, विनियोग की मांग वक्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रतिफल वक्र जो बनता है वो प्रतिभूतियों के प्रतिफल और परिपक्वताओं के बीच में संबंध की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और एग्जाम में इसमें से कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके के उपयोगी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।